नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर और आज की डेट है 14 अक्टूबर 2023। आज के द हिंदू एडिटोरियल में कोई भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल नहीं था। सारे रिपीटेड आर्टिकल्स थे, या तो इज़राइल से रिलेटेड थे या तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे और एक आर्टिकल था लोनाक लेक पर। उसमें भी डैम्स के बारे में बताया गया कि किस तरीके से जो डैम्स हैं वो काफ़ी फ्रजाइल हैं वहाँ पर और इस तरीके से हैवी डैम स्ट्रक्चर्स बना के वहाँ की ना सिर्फ लाइफ को और फिर इकोलॉजी को दोनों को डिस्टर्ब किया जा रहा है, ठीक है। और दोनों को थ्रेट भी है इससे। एक न्यूज़ हम देख लेते हैं यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर चिप से रिलेटेड है। देखिए, हमारी मिनिस्ट्री, आईटी मिनिस्ट्री ने एक 6 लोगों की वर्किंग ग्रुप्स बनाया था। उन्होंने उनसे कहा कि देखिए, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए क्या हम कर सकते हैं, हमारा क्या रोड मैप होना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए। तो उसके बारे में आप हमको सोच के बताइए। तो जो टर्म कमेटी थी तो जो कमेटी थी उसने जो है 3 चीज़ें बताई। एक तो बताई कि आप जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट करिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से प्रमोशन से क्या होगा कि जो एकेडमिक्स है, रिसर्च है और जो इंडस्ट्रीज़ हैं, एकेडमिक, रिसर्च, इंडस्ट्रीज़ और जो इन्वेस्टमेंट है, वो तीनों चीज़ें बहुत ही स्पीडली आएँगी इस सेक्टर में। किस सेक्टर में? एआई सेक्टर में, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में। उसके साथ ही साथ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की जहाँ तक बात होती है, तो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप जीपीयू क्लस्टर्स का डेवलपमेंट करिए। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स आपको पता है कि हमारे मोबाइल में और हमारे लैपटॉप्स में, हमारे डेली गैजेट्स में सेमीकंडक्टर ही हैं जो कि निर्देशों को एक जगह से दूसरी जगह तक लाइटनिंग स्पीड से लेके जाते हैं। सपोज दैट कि हमने अगर यहाँ पर कुछ टाइप किया तो वो तुरंत मैसेज हमारी डिवाइस के पास पहुंच गया और डिवाइस उस तरीके से रिएक्ट कर देती है। जीपीयू यूनिट्स भी, जीपीयू ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स, ये भी सेमीकंडक्टर के ही बने होते हैं, ठीक है। तो जो ये चिप्स वगैरह बन रही हैं, तो इनके लिए आप एक क्लस्टर डेवलप करिए। क्लस्टर में क्या होता है कि क्लस्टर में गवर्नमेंट, वहां पर एक क्लस्टर किसी भी चीज का होगा, वहां पर बहुत सारी कंपनीज या फिर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट उसी एक फील्ड से रिलेटेड होंगे। तो इससे डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज एक साथ आएंगे और लोगों के पास प्लेस होगा जहां पर लोग इनोवेशन कर सकेंगे, अपने थॉट प्रोसेस को एक साथ रख सकेंगे, कोलैबोरेशन होगा। क्लस्टर में ये सारी चीजें पॉसिबल होती हैं। उसके बाद में कमेटी ने बताया कि आप एक काम करिए, आप फिजिकल इंटरवेंशन करिए, मतलब कि जिनको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो स्कीम्स चल रही हैं, पीएलआई स्कीम्स हमारे यहाँ चल रही हैं और बहुत सारी स्कीम चल रही हैं जिनके जिनके थ्रू गवर्नमेंट किसी भी इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग की या फिर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को इंसेंटिवाइज करती है, ठीक है। तो ये 3-4 चीजें जो है इस कमेटी ने बताई। उसके बाद में हमारे जो आईटी मिनिस्टर हैं राजीव चंद्रशेखर जी, वो बताते हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं एआई को डेवलप करने में और उसके लिए हमने एक ये भी सोच लिया है कि हम किस सेक्टर में इनका प्रयोग करने वाले हैं एआई का। तो एआई, आपको पता है जैसे एआई क्या है? एआई एक चैटबॉट, जैसे आप आपके पास चैट जीपीटी है, वो एक एआई है। आपने सुना होगा चैट जीपीटी का नाम, जिसमें आप कोई भी अपना प्रश्न दीजिए, वो तुरंत उसका उत्तर, उसका सॉल्यूशन करके दे देगी। आप अपने गूगल असिस्टेंट को ले लीजिए, गूगल असिस्टेंट भी एक प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कि लगभग में हर बात को, आपकी हर एक बात को समझ लेती है और उसका रिस्पॉन्स देती है। तो जो भी ऐसी चीज जो कि जिसके अंदर इंटेलिजेंस हो, जो किसी भी बात को समझ जाए और फिर उसका रिस्पॉन्ड कर दे, वही एआई है। और एआई का फील्ड, एआई जो है आज की डेट में हर एक चीज में यूज होता है। चाहे आप सोशल मीडिया में ले लीजिए, ठीक, फिनटेक में ले लीजिए, स्पेस रोबोटिक्स में ले लीजिए। अब स्पेस में सपोज दैट कि हमारा चंद्रयान 3 गया हुआ है, तो चंद्रयान 3 के पास में तो अपनी खुद की इंटेलिजेंस है उसकी। वो वहाँ की रॉक्स को, वहाँ के वेदर को, वहाँ के टेम्परेचर को जो है रिकॉग्नाइज कर रहा है, रीड कर रहा है और उसको फिर इंडिया को भेज रहा है। और बहुत सारे ऐसे ऐसे मैसेजेस भी आते हैं जिनको देखकर हम लोग खुश हो जाते हैं। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं वो बताते हैं कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इनिशिएटिव हम एग्रीकल्चर फील्ड में, एजुकेशन में, हेल्थ में, फिनटेक में और सिक्योरिटी में, गवर्नेंस में करने वाले हैं, ठीक है, इन फील्ड्स में करने वाले हैं।
उन्होंने मिनिस्टर साहब ये भी बताते हैं कि हम एक इंडिया डेटा सेट प्लेटफॉर्म पर तैयार कर रहे हैं। ये यहाँ पे देखिए, इसको आप ध्यान से, आप जब भी कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे तो हम लोग ये ध्यान रखेंगे इन सब चीज़ों को इंक्लूड करें। इंडिया डेटा सेट प्लेटफॉर्म क्या है? आप खुद बताइए कि डेटा सेट प्लेटफॉर्म क्या होगा? डेटा सेट प्लेटफॉर्म वो होगा जहां पर बहुत सारा डेटा एक साथ कलेक्ट किया जा सके, उसको प्रोसेस किया जा सके और उसकी बेसिस पे रिजल्ट ओरिएंटेड कुछ काम किया जा सके। ठीक। अब एआई के लिए तो डेटा की कितनी इंपॉर्टेंस है आप इस चीज से समझिए कि अगर गूगल के पास में पहले से कोई डेटा नहीं होता तो आप क्या बताइए, गूगल असिस्टेंट आपकी हेल्प कर पाता ये बताने में कि आज का वेदर कैसा रहेगा, या फिर इंडिया में कितनी कास्ट पाई जाती हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया में कितने वाइल्ड लाइफ एनिमल्स पाए जाते हैं, ये गूगल के पास में इंफॉर्मेशन पहले से है, तभी वो उस चीज को आपको तुरंत बता पाता है। तो ये जो डेटा प्लेटफॉर्म्स हैं, इनमें अगर, हाँ ये तो बात हो गई इंडिया की, अगर हमें पूरे वर्ल्ड का डेटा एक साथ कलेक्ट करना है तो हमें एक स्टैंडर्ड डेटा सेट चाहिए होगा। स्टैंडर्ड मतलब जिनमें जब डेटा कलेक्ट किए जाएं तो उसके जो भी एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम जनसंख्या का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो नेम कलेक्ट करेंगे, फादर्स नेम कलेक्ट करेंगे, एज कलेक्ट करेंगे, सेक्स उसका डिटरमाइन करेंगे, और क्या उसकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, जॉब क्या है, सैलरी क्या है, घर है कि नहीं है। तो ये एक स्टैंडर्ड डेटा सेट होना चाहिए। कौन सा मोबाइल यूज करता है, तो अगर ये पूरी दुनिया में एक ही तरीके का स्टैंडर्ड डेटा सेट हो जाएगा तो हम लोग इससे कितने अच्छे रिजल्ट्स डिराइव कर सकते हैं कि पूरी दुनिया में कितने लोग कितने गरीब हैं, उनका जो है उनका इंटरेस्ट क्या है, उनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या क्या है। तो इस ये एक अच्छा डेटा सेट का यूज है, उसकी उसकी बेनिफिट है एक अच्छे डेटा सेट की, एक स्टैंडर्ड डेटा सेट की। और इसको जब भी हम एआई का टॉपिक डिस्कस करते हैं तो ये हमेशा हम अच्छे डेटा सेट की बात करते हैं और एथिकल डेटा सेट की बात करते हैं, फेयर डेटा सेट की बात करते हैं। हमने जब इससे पहले एआई का टॉपिक डिस्कस किया था उसमें यही बात थी कि अगर एआई को अनबायस्ड डेटा मिलेगा तभी वो एथिकल होना चाहिए। इसी के लिए एलन मस्क जो है एक ट्रुथ जीपीटी का जो है काम कर रहे हैं उसको बनाने में। उसके बाद मिनिस्टर साहब बोलते हैं कि देखो, नेशनल स्ट्रेटजी ऑन रोबोटिक्स का ड्राफ्ट हमने तैयार कर लिया है और इसको हम पब्लिक की इनपुट के लिए सितंबर में हमने रख भी दिया है। ठीक है, तो इस पर जो है पब्लिक अपने व्यूज बताएगी। अब देखिए रोबोटिक्स क्या है, एक बहुत ही मल्टी डिसिप्लिनरी आपको पता है टेक्नोलॉजी है। मेडिकल में भी उसका यूज होता है, माइनिंग में यूज होता है, सर्विस सेक्टर में होता है, मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, हर एक फील्ड में लगभग में रोबोटिक्स का यूज होता है। अब रोबोटिक्स के यूज होने से कंसर्न है कि जॉब लॉसेस हो सकती हैं, लेकिन राइटर बोलते हैं कि देखो जॉब लॉसेस का तो पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि जो क्वालिटी होगी और जो इफिशियंसी होगी वो दोनों एक हाईएस्ट लेवल पे इंप्रूव हो जाएंगी, क्योंकि मशीन की जो क्वालिटी और इफिशियंसी है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है ह्यूमन के साथ में। तो ये था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी। मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें बता दी आपको। आई होप कि ये हेल्पफुल रही होगी। अब आइए हम अगला टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस का जो है आर्टिकल आया हुआ द हिंदू में, कोई था नहीं इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो इंडियन एक्सप्रेस में है कि जो इस समय हम लोग हमारी कंट्री में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग को किस तरीके से, जो उसके एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल बैटरी बनाने के लिए हमें बहुत सारे मिनरल्स की ज़रूरत होती है, तो हम उसको बहुत बड़ी मात्रा में बाहर से इंपोर्ट करते हैं। और इसके एवज में पहली बात तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है, दूसरी चीज़ हमारी डिपेंडेंसी दूसरे के ऊपर है, और फिर हमारी कॉस्ट भी तो इंक्रीज हो जा रही है प्रोडक्ट की, फाइनल प्रोडक्ट की अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि अब हम अपनी कंट्री में जो भी हमारे यहाँ माइंस और मिनरल्स का पाए जाने का जो भी पोटेंशियल है, अब उसको हम लोग एक्सप्लोर करना शुरू करें। हम लोग उसको फाइंड करें, रिकॉग्नाइज करें कि कहाँ कहाँ पर जो स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं वो पाए जाते हैं, और फिर उनका हम एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट करें। अब इसके लिए था क्या कि गवर्नमेंट की जो माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एक्ट है इनका,
माइंस एंड मिनरल्स MMD डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। तो माइंस एंड मिनरल्स में जो इनके एक्ट में बहुत सारी कैटेगरीज हैं कि गवर्नमेंट कुछ मिनरल्स हैं जिनको कंट्रोल करती है कि आप उनको ना तो उनका जो है उनकी खोज कर सकते हैं और ना ही उनकी माइनिंग कर सकते हैं। तो ऐसे जो मिनरल्स होते हैं, जो स्ट्रेटेजिक मिनरल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं, तो गवर्नमेंट उनको स्पेसिफाइड कंडीशन मतलब कि सॉरी स्पेसिफाइड कैटेगरी में रखती है। सॉरी, एक मिनट। हुँ। तो आप देखिए जो ये एक्ट है हमारा 1957 का, उसके अंतर्गत जो ये स्पेसिफाइड लिस्ट हमने बात की थी, स्पेसिफाइड लिस्ट है, उसमें बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जिनको गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है कि आप इनको खोज करिए या फिर इनका आप एक्सप्लोरेशन करिए। ठीक। और इसके बाद में इनके ऊपर एक टाइप ऑफ रॉयल्टी फी भी बहुत ज़्यादा है। रॉयल्टी फी आपको पता है कि जितनी भी माइंस होती हैं, जो भी मिनरल्स, मेटल्स या फिर कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि कुल मिला के माइन होता हो, उसके ऊपर रॉयल्टी देनी पड़ती है। जैसे आज की डेट में क्या सबसे अच्छा आप समझ सकते हैं कि जो मोरंग और बालू होती है गवर्नमेंट बिल्डिंग, अब सॉरी बिल्डिंग बनाने के लिए, तो उसकी भी रॉयल्टी हमको देनी पड़ती है गवर्नमेंट को। ठीक है। तो इन मिनरल्स के लिए हम लोगों को या फिर जो भी माइंस के माइनर होते थे उनको 12% जो है रॉयल्टी फी देनी पड़ती थी एवरेज सेल प्राइस का, जो भी सेल प्राइस होती थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये सेकंड शेड्यूल के अंतर्गत था, तो गवर्नमेंट ने इस एक्ट में जो है चेंजेस किए और इनकी रॉयल्टी फी को कम कर दिया। बस इतनी सी बात है। अब कौन से ऐसे मेटल्स या मिनरल्स हैं जो कि हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग में इम्पोर्टेंट हैं, ये बताइए आप लोग। सबसे पहले तो बैटरी, लिथियम आयन बैटरी होती है। आपको पता है कि लिथियम आयन बैटरी का यूज़ किया जाता है जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, उसी के साथ ही साथ में लैपटॉप में और मोबाइल फ़ोन्स में और बहुत सारे जो भी गैजेट्स होते हैं, आपके हेडफ़ोन्स होंगे, उन सारे गैजेट्स में इन बैटरीज़ का यूज़ होता है। उसके बाद में एक और यहाँ पर स्ट्रेटेजिक जो है मेटल है, उसका नाम है नियोबियम। ठीक। इस नियोबियम को भी गवर्नमेंट ने इस पर इनकी जो रॉयल्टी थी उसको कम कर दी। उसके साथ साथ में रेयर अर्थ मेटल्स होती हैं, रेयर अर्थ्स इनको बोलते हैं, इन पर भी रॉयल्टी गवर्नमेंट ने कम कर दी। तो अब आपको ये फैक्ट्स याद रहें ना रहें, लेकिन ये याद रहना चाहिए कि गवर्नमेंट की जो रॉयल्टी है वो गवर्नमेंट ने 3 चीज़ों पर कम कर दी है। ठीक। लिथियम पर, नियोबियम पर और रेयर अर्थ मेटल पर। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा होगा कि जो माइनिंग कंपनीज हैं वो पूरी कंट्री में इन मेटल्स के बारे में, इन मिनरल्स के बारे में एक्सप्लोर कर पाएंगी कि कहाँ कहाँ पर ये पाया जाता है और फिर उसको डीपली रिसर्च कर पाएंगी कि उनके कितने भंडार, उनकी क्या क्वांटिटी किस जगह पर है। फर्दर फिर उनको लाइसेंस मिल जाएगा कि उसको जो है वो एक्सप्लॉइट करें। इससे डोमेस्टिक माइनिंग इंकरेज होगी। ठीक। हमारे यहाँ डोमेस्टिक रेवेन्यू आएगा। दूसरी चीज, इन जब इन मेटल्स का, मिनरल्स का हमारे यहाँ अवेलेबिलिटी हो जाएगी, जो कि हम ज़्यादातर बाहर से ही अभी तक इंपोर्ट करते हैं, तो जब हमारे यहाँ अवेलेबिलिटी हो जाएगी तो हम बहुत सारी छोटी मोटी जो वैल्यू चेन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में की वैल्यू चेन में बहुत सारे छोटे छोटे इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको हम सप्लाई कर पाएंगे अपनी कंट्री से। और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग और उसकी असेंबलिंग भी इंक्रीज होगी। ठीक है। अब कैसे इंक्रीज होगी आप खुद समझिए कि देखिए अभी तक क्या होता था, 165 करोड़ लिथियम आयन बैटरीज आई हुई हैं 2017 से 2020 के बीच में। ये गवर्नमेंट का डेटा है। ठीक। अगर इतनी बड़ी मात्रा में आ रही हैं, उसका रीजन क्या है? क्योंकि हमारे पास तो रॉ मटेरियल ही नहीं है ना। जो रॉ मटेरियल हमको चाहिए वो रॉ मटेरियल ही हमारे यहाँ नहीं है। तो अब हमारे यहाँ जब रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा तो हम वैल्यू चेन की, तो हम जो है इसको डेवलप कर पाएंगे। अच्छा, हम वैल्यू चेन की बात क्यों कर रहे हैं? वैल्यू चेन का मतलब कि देखिए दूसरी कंट्रीज में भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का प्रमोशन हो रहा है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको एमिशन तो कम करना ही करना है। इंडिया ने तो 2070 तक का टारगेट दे दिया है। ठीक। कि हम 2070 तक कार्बन के एमिशन को नेट न्यूट्रल लेके चले आएंगे, मतलब कि बिल्कुल कार्बन के एमिशन को बंद कर देंगे।
तो आपको कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर जाना पड़ेगा, पूरी दुनिया को जाना पड़ेगा। तो अगर एक एक व्हीकल में आप समझ लीजिए व्हील्स बन रही हैं, मोटर बन रही है, इंजन बन रहा है, बैटरीज बन रही हैं, टेक्सटाइल का कुछ सामान बन रहा है, फॉर एग्जांपल उसके लेदर की जो सीट होती है, लाइट्स बन रही हैं, तो हम लोग अगर ये मेटल्स हमारे यहाँ पाई जा रही हैं, तो हम इनके द्वारा इन छोटी-छोटी चीज़ों को भी पार्ट्स, जिनको हम पार्ट्स, सब पार्ट्स कह सकते हैं, इनको भी हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे यहाँ रेवेन्यू आएगा। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज हमारा डिप्लीट नहीं होगा जिस तरीके से हो रहा है। साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर भी अब आएगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को हम लोग जो है इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा और सप्लाई चेन इंक्रीज हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक, ये सारी चीजें इसी के इर्द गिर्द घूमती हैं। लिथियम आयन क्या है, आप देख लीजिए कि लिथियम कौन सा मेटल होता है, सिल्वर व्हाइट एल्कलाई मेटल होता है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, लैपटॉप, मोबाइल, इन सब की बैटरी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, और जो है जम्मू कश्मीर में अभी इसके लार्जेस्ट डिपॉजिट्स जो है पाए जाने की संभावनाएं हैं। नियोबियम क्या है, नियोबियम एक ऐसा मटेरियल है जो कि कोरोजन को रेजिस्ट करता है। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन होता है कि जैसे कोई सामान खराब होने लगती है ड्यू टू वेदरिंग। अब फॉर एग्जांपल जो आयरन होता है, लोहा होता है, उसमें क्या होता है, अगर नमी में वो रख दिया जाए तो उसमें जंग लग जाती है। ठीक, तो उसका कोरोजन होने लगता है। तो अगर आप नियोबियम की उस पर लेयर चढ़ा देंगे तो वो उसका कोरोजन नहीं होगा। तो इस वजह से इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, जेट इंजन में किया जाता है। जेट इंजन कितने महंगे और कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए अगर वो खराब होने लगेंगे तब तो फिर समस्या आ जाएगी ना। सेम गोज विद द ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस। इतनी लंबी लंबी गैस पाइपलाइंस होती हैं रशिया से, समझ लीजिए पूरा आके कहाँ पर वो गई हुई हैं, इधर बाल्टिक सी से होते हुए, और जितनी यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां पर गैस पाइपलाइन गई हुई। अगर ये गैस पाइपलाइन पानी की वजह से या किसी और मटेरियल की वजह से धीरे धीरे खराब होने लगे, डिके होने लगे, तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इंटैक्ट रहें। ठीक, तो ये तो एक बात हो गई। उसके बाद में जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, उनका जो है हम लोग प्रयोग मैग्नेटिक मटेरियल्स के रूप में भी करते हैं। तो यही बातें हो गई कि ये तो हो गई मेटल्स। अब एक बार हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी क्या है। तो देखिए, गवर्नमेंट ने 2020 में अपना एक नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी मिशन स्टार्ट किया था। तो उसके अंतर्गत उनको 2030 तक 30% इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ऑन द रोड चाहिए। ठीक, इन एनी फॉर्म, वो टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, ट्रक, बस, कुछ भी हो सकते हैं। बट क्या होगा कि जितना टोटल सम ऑफ व्हीकल्स है उसका 30% जो है उनके पास में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होने चाहिए, ये इनका टारगेट है। और हमको पता है कि हमारे टारगेट्स क्या है, 2070 तक हमको नेट न्यूट्रल बनना है। ठीक, अब इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं। गवर्नमेंट ने सबसे पहले जो दिमाग में आना है, आपके भी आया होगा, हमारे भी आया, फास्टर एडॉप्शन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फेम 1 2015 में स्टार्ट किया गया था। उसके बाद फेम 2 इस समय चल रहा है अभी, इसको आप बार बार न्यूज में देखते होंगे, फेम 2 चल रहा है। उसके साथ ही साथ गवर्नमेंट ने क्या क्या टैक्स बेनिफिट्स गवर्नमेंट दे रही है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दे रही है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग में जो भी इंडियन कंपनीज या स्टार्टअप्स जो हैं इसको सेटअप कर रहे हैं, उनको एक, जिस हिसाब से वो प्रोडक्शन अपना इंक्रीज कर रहे हैं उस हिसाब से उनको जो है उनको टैक्स बेनिफिट दिया जा रहा है। साथ ही साथ में जो लागत लग रही है उस पे भी उनको डिस्काउंट दिया जा रहा है, उनको कैश बेनिफिट दिए जा रहे हैं। उसके बाद गवर्नमेंट क्या प्रयास कर रही है, गवर्नमेंट प्रयास कर रही है फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम। फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम क्या है, वही जिसकी हमने बात की थी, वैल्यू चेन्स की। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बहुत सारी पार्ट्स होते हैं ना, मैंने बताया था, उसमें सब पार्ट्स, फॉर एग्जांपल व्हील्स हो गए, मोटर हो गई, इंजन हो गया, मोबिल ऑयल हो गया, बैटरीज हो गई, चार्जिंग का जो भी इक्विपमेंट होगा, चार्जर्स होंगे, केबल्स होंगे, प्लग्स होंगे। ठीक, इस तरीके से जो भी सब पार्ट्स हैं, तो वो उनको जो है फेज्ड मैनर में डेवलप करना है। इसको बोलते हैं ग्रेडेड। जैसे इसमें दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान चल रहा है, किस चीज के लिए, जो इन्वायरमेंट, सर्दियों में जो वहाँ का पोल्यूशन लेवल इंक्रीज हो जाता है उसको घटाने के लिए फेज्ड मैनर में। उसी तरीके से यहाँ पर भी फेज्ड मैनर में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की जो पार्ट्स हैं और फिर फाइनल जो प्रोडक्ट होता है उसके मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जाएगा। तो ये आप याद रखिए कि फेम चल रहा है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव चल रहा है, और पीएम पी चल रहा है, फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम। उसके साथ ही साथ नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड स्टोरेज
प्रमोटिंग ई व्हीकल्स इन गवर्नमेंट, ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उसमें जो है ई व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा है। इंश्योरिंग लास्ट माइल कनेक्टिविटी, जितने भी देखिए ज़्यादातर लोग व्हीकल्स का यूज़ क्यों करते हैं कि सपोज दैट कि ये रोड है, आपका घर यहाँ पे है, तो आपको अगर बस यहाँ पर छोड़ भी देगी तो उसके आप यहाँ तक तो नहीं पहुँच पाएंगे ना। इसके लिए देखो दिल्ली ने क्या स्टार्ट किया है, दिल्ली ने बहुत सारी ऐसे हब्स बनाए हैं जहाँ पर वो लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर्स को किराए पे रख देते हैं और फिर यहाँ से आदमी इनको लेके किराए पे लेके अपने घर तक जा सकता है। तो इस तरीके की लास्ट माइल कनेक्टिविटी अगर इंश्योर हो जाए, then people will not only use electric vehicles but also use public transport, and this way we can reduce the cost on the transportation as well as emission। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रहे हैं। और ई अमृत एक इनिशिएटिव, एक वेबसाइट है गवर्नमेंट के द्वारा, वेब पोर्टल स्टार्ट किया जा रहा है जहां पर लगभग में सारी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के बारे में दी जाती है। ये इस तरीके का कुछ दिखता है। ई अमृत क्या है? एक्सेलरेटिंग ई मोबिलिटी रिवोल्यूशन ऑन इंडियाज ट्रांसपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल, ठीक है। अब इसके आगे हम देख लेते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के। अब आप खुद बताइए, अब आप खुद सोचिए कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है तो उसके क्या एडवांटेज होंगे। पहली बात तो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है तो ये इन्वायरमेंट के लिए बड़ा फ्रेंडली होगा, जो हमारे दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए, ठीक। इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा। इन्वायरमेंट फ्रेंडली दोनों रूप से होगा, एक तो नॉइज पोल्यूशन नहीं होगा और दूसरी चीज एमिशन नहीं होगा, ठीक। एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज क्या होगा कि इसमें देखिए हर बार हम लोग क्या करते हैं कि हर बार हमें पेट्रोल डीजल डलवाना पड़ता है, तो उसकी कॉस्ट एक अलग लगती है। तो एक इसका कॉस्ट भी तो लोअर हो जाएगा। एक बार आपने जो सम लगा दिया, गाड़ी खरीद ली, उसके बाद में आपको डेली डेली इन्वेस्ट नहीं करना। थोड़ा बहुत चार्जिंग का इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन वो आपके पेट्रोल या जो भी आपका क्रूड ऑयल सॉरी मैं बोल रहा हूँ, जो भी आपका ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ फ्यूल है, उससे कम मात्रा में, उससे कम खर्चे में आपका काम चल जाएगा। आपकी एनर्जी डिपेंडेंस जो है वो डिक्रीज होगी, ठीक। आपका इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, मतलब कि क्या होगा कि जो भी जो नई टेक्नोलॉजी अगर यूज हो रही है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में, तो उनका परफॉर्मेंस तो इंक्रीज हो जाएगा ना। फिर गवर्नमेंट इंसेंटिव्स दे रही है तो आपको कम पैसे में पैसे भी लग रहा है, कॉस्ट रिडक्शन हो जा रही है, ठीक है, कन्वीनियंट है। आप आराम से इसको जो है जहाँ चाहे वहां पर रिचार्ज कर सकते हैं, अपने घर पर चार्ज कर सकते हैं। आप चाहें तो गैस जो स्टेशन है वहां पर भी चार्जर्स होंगे, उन पे भी चार्ज कर सकते हैं। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी मेंटेन रहेगी एज अ कंट्री। यहाँ पर एज अ कंट्री एनर्जी सिक्योरिटी की बात हो रही है। कंट्री मतलब कि हमें क्या है, मिडिल ईस्ट के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट है इतना ज़्यादा ऑयल के लिए। तो अगर हम इलेक्ट्रिक पे डिपेंडेंट हो जाएंगे तो हमें एटलीस्ट ऑयल इंपोर्ट कम से कम करना पड़ेगा, ठीक। लेकिन फिर भी तो हमें बिजली तो बनानी है। बिजली के लिए हम लोग क्या करेंगे? थर्मल न्यूक्लियर पावर प्लांट डिस्कस वो क्या नाम डेवलप करेंगे। उसके बाद हमारा जो ट्रेड डेफिसिट हो रहा है, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग अपनी कंट्री में ही करने लगे, देखिए ये काउंटर ट्रेड डेफिसिट ये दोनों तरीके से है। एक तो है कि आप इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और आपका इंपोर्ट ऑयल जो है वो कम हो रहा है। तो ये सारे एडवांटेज हो गए। अब आप समझिए, आप अब चैलेंजेस क्या हैं, आप खुद सोचिए। आपके पास में आपने एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आप बाइक लेने गए तो आपके पास क्या क्या चैलेंजेस होंगे। इतना ज़्यादा नॉर्मल गाड़ियों से महंगी हैं कि आप सोचेंगे अरे छोड़ो। उसके बाद में भाई चलने की भी तो इनकी कैपेबिलिटी है। आप पता चला आप गए, लखनऊ से गोंडा गए, गोंडा से पता चला आप सीतापुर चले गए, सीतापुर से कहीं अलग चले गए, एक ही दिन में घूमने का मन आज हो गया। तो इसकी तो उतनी लिमिटेड कैपेबिलिटी है ना, अभी तो कहीं जा भी नहीं सकती। एक 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर की कैपेबिलिटी होगी, एक रेंज होगी, उसी रेंज में जाएगी। इनिशियल हाई कॉस्ट हो गई। उसके बाद में चार्जिंग का, अब आप घर से बाहर लेके निकल लिए, अब गैस स्टेशन नहीं मिल रहा है, कोई चार्जिंग स्टेशन नहीं मिल रहा है। फोर व्हीलर है तो फिर आपको छोटा मोटा कोई ना कोई एक जनरेटर लेके चलना पड़ेगा साथ में, पता चला। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बहुत लिमिटेड कैपेबिलिटीज हैं अभी। अब धीरे धीरे हम लोग डेवलप कर रहे हैं। लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट की इनिशिएटिव जो है लिमिटेड है, ये हम लिख सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है। आपने देखा कि कितनी सारी स्कीम्स चल रही हैं गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट कितना इंसेंटिवाइज कर रही है, बहुत ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट लगा रही है। इसका बजट में, अच्छा एक बार ये ध्यान रखिएगा,
कि जब भी अब नेक्स्ट बजट आए या फिर कहीं भी आपको दिखे कि इसका बजट कितना है मैन्युफैक्चरिंग में, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, मतलब कितना एलोकेट किया गया है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से रिलेटेड। पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हमारे यहाँ कमजोर है, और कई बार जो पावर कट की प्रॉब्लम होती है, आप पता चला कि बारिश हो गई या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी तो क्या ट्रांसफर उड़ गए, अब 3 दिन तक लाइट ही नहीं आती हमारे यहाँ तो, 4 दिन तक। तो फिर क्या होगा, तो कैसे चार्ज होगी बैटरी। उसके बाद इंसिडेंट ऑफ फायर्स आपने देखा होगा कि रिसेंट में बहुत सारी न्यूज़ निकली जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में आग लग गई थी। तो इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। उसका लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन हम भूल गए थे इन द चार्जिंग। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ रेगुलेशन अक्रॉस स्टेट एंड यूनियन स्टैंडर्ड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी हम मोबाइल में ही देख लो, बहुत जगह सी पॉइंट चलता है, बहुत जगह कौन सा वो दूसरा पॉइंट चलता है, और फिर सारे अलग अलग पॉइंट ऑफ चार्जिंग। तो कोई यूनिवर्सल चार्जिंग एक पोर्टल सिस्टम होना चाहिए, सिंपल सा बात। और ये सभी कंट्रीज को एक साथ मिलकर करना चाहिए, अदरवाइज तो कॉस्ट फिर किसकी, कस्टमर की कॉस्ट इंक्रीज हो रही है ना। तो ये था हमारा फिलहाल आज का जो है डिस्कशन। थैंक यू सो मच, और आपका अगर कोई सजेशन हो तो आप जरूर हमको बताइए। ठीक है, और थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।